हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत काफ़ी बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, भारत के अंतर्गत ही नेपाल भारतीय प्रायद्वीप है, उसके अंतर्गत ही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश और श्रीलंका, ये सारे देश इसी प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्षेत्र में हम मानसून की चर्चा करेंगे कि मानसून किस प्रकार से यहाँ पे आता है और किस प्रकार से यहाँ पे बारिश होने के बाद मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जो पृथ्वी होती है उसमें जो विषुवती व्रत होता है, ठीक है, विषुवती व्रत जो कि हम 0 अंश मानते हैं, उसके अगर उत्तर में जाएं, उत्तरी अक्षांश की ओर 30 डिग्री, तो ठीक है 30 डिग्री, और दक्षिणी अक्षांश 30 डिग्री, तो यह जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो सूर्य की जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश है इस क्षेत्र में प्राप्त होता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। 30 डिग्री से जो 45 डिग्री का समय जो अंश स्थान होता है, ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह उष्ण शीतोष्ण, अर्थात यहाँ पे जो मौसम है हल्का सा उष्णता भी रहती है और थोड़ी ठंडक भी रहती है, इसलिए इसे उष्ण शीतोष्ण कहा जाता है। और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री का जो 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वह शीत अक्षांश कहलाता है। अर्थात यहाँ पे पूर्णतः शीत या कहें कि ठंडी धाराओं का यहाँ पे प्रभाव रहता है। तो ये तो रही चर्चा। जो विषुवती जो रेखा होती है या विषुवत जो रेखा होती है उसके जो 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो सूर्य गति करती है, यह ITCZ कहलाता है। ITCZ अर्थात अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जहाँ पे सूर्य प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। ठीक है, यह एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और इसी क्षेत्र के बीच में व्यापारिक पवनें भी गति करती है। व्यापारिक पवनें अगर देखें तो उत्तरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती है। हमने इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था कि जो पवनों का प्रवाह है यह कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसके प्रभाव के कारण से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पवनें इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, जो जुलाई का समय होता है, जुलाई के समय में जो अंत उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ITCZ, यह 20 से 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाके स्थित हो जाता है। आप यहाँ भारतीय क्षेत्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो क्षेत्र होता है यहाँ पे यह जाके स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे स्थित होने के फलस्वरूप यहाँ से जो भारतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस निम्न दाब के जो क्षेत्र है उसे मानसूनी गर्त भी कहा जाता है, जिससे यह जो विषुवती रेखा होती है, विषुवती रेखा के पास आने वाली जो पवनें होती है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कोरियोलिस बल। मैंने आपको बताया कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण से ही जो उत्तर दिशा में पवनें अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और जो दक्षिण गोलार्ध में वो अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो शीत ऋतु में जो दक्षिण ITCZ है, ठीक है, शीत ऋतु में अभी हमने जो चर्चा की थी यह ग्रीष्म ऋतु की थी। जुलाई के समय में यह 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाता है, यह ग्रीष्म ऋतु में। परंतु शीत ऋतु में अगर देखें तो जो ITCZ होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, अर्थात वह इस क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, विषुवत पर्वत को पार करके भी यह दक्षिण हिस्से में चला जाता है। और जो पवनें होती है, ठीक है, ITCZ की जो पवनें होती है वो दक्षिण पश्चिम से बदल के शीत ऋतु में पहले इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम दिशा से गति कर रही होती है, परंतु इस समय जो शीत ऋतु का समय होता है वह उत्तर पूर्व से लेके यह दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से यह जो ITCZ के स्थिति परिवर्तन के साथ में पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है। और जैसे यहाँ पे ITCZ हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ITCZ आती है वह अपने ओर जो विषुवती व्रत के जो यहाँ से जो लो प्रेशर होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये जो पवनें यहाँ पे आकर्षित होती है, ठीक है, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव से यह अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। फिर यह आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो समुद्र के ऊपर से गति करने के साथ साथ अपने साथ साथ जलवाष्प भी ले लेती है, और भारतीय प्रायद्वीप में टकराने के बाद यह 2 भागों में बढ़ जाती है। पहली जो इसकी शाखा है
ये जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ चली जाती है, और दूसरी जो शाखा है यह अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस प्रकार से यहाँ पे यह गति करते हुए इस प्रकार से पूरे भारतीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा कराती है। और जो अरब सागर वाली जो शाखा होती है, पहले तो ये पश्चिमी घाट में वर्षा कराती है, फिर आगे चल के यहाँ पे भी अरावली पर्वत से राजस्थान से होती हुई पूरे भारत में यह मानसून में वर्षा कराती है। ठीक है, इसी समय एक और चीज़ होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है वायुमंडल में बहने वाली एक काफ़ी तेज हवाएं होती है, जो कि 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई में बहती है। ठीक है, इनकी जो काफ़ी गति होती है 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहते रहती है। तीव्र सर्पिलाकार पवनें होती है, इन्हें ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इनकी गति होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जेट स्ट्रीम की गति पश्चिम से पूर्व की ओर। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु में यह 60 से 75 उत्तरी अक्षांश तक गति करती है, और जो शीत ऋतु होती है उसमें 30 से 37 डिग्री अक्षांश पे यहाँ पे गति करती है। ठीक है, तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है वह सूर्य के सापेक्ष ही गति करती है, अर्थात सूर्य जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है यह भी आगे बढ़ जाती है, जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो यह इसके साथ ही पीछे आ जाती है, अर्थात सूर्य आने के बाद यह अपने क्षेत्र से पीछे हट जाती है। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम होती है वह अपने साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम इस प्रकार से गति करती है, तो यह अपने साथ भूमध्य सागर में जो उठने वाले जो चक्रवात होते हैं वहाँ के जो जल होती है उसको भी अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, और जो हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पे हिमालय क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक, ये शीत ऋतु होती है, तो यह यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो इसका भाग तिब्बत वाले क्षेत्र में चला जाता है, और एक जो भाग है उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में यहाँ पे आती है। तो ये जो यहाँ पे भूमध्य सागर से जो जल राशि ग्रहण करके आती है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, या जो शीत ऋतु में दिल्ली हरियाणा वाले पंजाब वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें मानसूनी विच्छेद। अब छोटे छोटे कुछ टर्म हैं मानसून के बारे में, तो हमने चर्चा कर ली कि लो प्रेशर से यहाँ पे ये अपनी ओर आकर्षित करके यहाँ पे मानसून के द्वारा वर्षा कराती है। ठीक है, अब मानसून का विच्छेद किस प्रकार से होता है देखते हैं। मानसून का विच्छेद अर्थात जैसे 1-2 दिन बारिश हुई परंतु उसके बाद वह वर्षा है 1-2 सप्ताह के लिए रुक जाना, यह मानसून का विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ कारण हैं। पहले तो ITCZ की स्थिति में बदलाव। अगर ITCZ यहाँ पे स्थित है तो यह मानसून की जो पवनें होती है, मानसूनी पवनें, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, परंतु अगर यह किसी कारणवश यहाँ से हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाती है, ठीक है, तो यहाँ मानसून विच्छेद इस कारण से भी होता है। तट के समांतर बहने से अगर मानसूनी जो पवनें होती है वह तट के समांतर ही बहने लगे, वह इस प्रकार से तट से टकराकर यहाँ पे वर्षा न कराए, तो इससे भी मानसून का विच्छेद होना शुरू हो जाता है, या मानसूनी वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। तापक्रम उत्क्रमण जो होता है अधिकतर राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है। जो ठंडी पवनें होती है, सबसे पहले तो समुद्र से चलने वाली जो पवनें होती है गर्म होती है और वह अपने साथ जलवाष्प ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और जो जलवाष्प सहित जो पवन होती है, या जिस पवनों में जलवाष्प होती है, वह ऊंचाई में जाकर धीरे से ठंडी होकर बारिश कराती है। परंतु राजस्थान वाले क्षेत्र में अगर किसी मौसमी घटना की वजह से ऐसा हो कि जो पवनें हैं वह ठंडी होकर नीचे धरातल पे ही बैठ जाएं, तो वह ऊपर उठकर बारिश कराएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से भी तापक्रम के उत्क्रमण से भी मानसून में विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं मानसून निवर्तन अर्थात मानसून का लौटना। अब हमने देखा मानसून यहाँ पे भारतीय भूभाग में पहुँचा, यहाँ पे मानसूनी वर्षा भी कराई, काफ़ी भारतीय क्षेत्रों में मानसून की वर्षा हुई। ठीक है, अब होता है मानसून के लौटने का समय। तो यह शुरू होता है 1 सितंबर से पूरे भारतीय क्षेत्र से मानसून की जो पवनें होती है वो लौटनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आया था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून की गति प्रारंभ हुई थी, परंतु लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर पूर्व दिशा से, इस प्रकार से यहाँ पे गति करता है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक यह तमिलनाडु वाले क्षेत्र को छोड़कर, यहाँ पे देखते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र को छोड़ के पूरी तरह यह पूरी भारतीय प्रायद्वीप से बाहर आ जाती है। परंतु जो लौटता हुआ मानसून होता है वह चूंकि उस समय शुष्क होता है, तो यह धीरे से बंगाल की खाड़ी से जल इकट्ठा करके यह लौटते समय तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश करा देती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये तो हुई मानसून का निवर्तन। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अभी हमने जैसे जेट स्ट्रीम के साथ में ही चर्चा की थी कि जेट स्ट्रीम में यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
यहाँ से जैसे ये जेट स्ट्रीम आती है, ये जो सर्पिलाकार पौने होती है, दो भागों में बंटकर यहाँ पे पंजाब हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र में बारिश कराती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है, जो कि जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं, वहाँ की ही जल राशि को लाकर यह भारतीय प्रायद्वीप में हल्की हल्की बारिश या शीत ऋतु में जो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, तो यह इन्हीं के कारण से होती है। बादल का फटना यह एक घटना होती है जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में दोनों ओर से मानसूनी पवने इस प्रकार से गति करने लगे, ठीक है, इस प्रकार से इस तरह से भी मानसूनी पवने जो कि काफ़ी मात्रा में जल ग्रहण किए हुए हैं, इधर से भी मानसूनी पवने जब दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल ग्रहण हो, तो यह आपस में जब यहाँ कर ऊपरी क्षेत्र में टकराती है, तो दोनों का जो जल है एक साथ इस क्षेत्र में बरसता है। तो ज़्यादा मात्रा में बारिश होने की वजह से भूस्खलन और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जिसे ही बादल का फटना कहा जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में हमने ITCZ के बारे में पढ़ा और हमने चर्चा की कि मानसून किस प्रकार भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करता है। उसके बाद हमने चर्चा की जेट स्ट्रीम, कोरियोलिस बल के बारे में। आगे हमने चर्चा की मानसून के विच्छेद, मानसून निवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद देखा हमने बादल के फटने के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।